हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया था, जिसके साथ साथ हमने देखे कई सारे आर्टिकल्स है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स है, उसके साथ साथ कितने जो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके साथ हमारे जो 12 स्केड्यूल्स है हमने उसके बारे में भी देखा था, किस तरीके से अलग अलग स्केड्यूल अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब एक देश को चलाना होता है, मैं बार बार आपको यही कहूँगी, आसान नहीं होता है एक पूरे देश को चलाने के लिए, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मुद्दों को हमको ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए हमने अपना जो प्रीवियस लिंक है लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप प्लीज़ जाकर एक बार क्लिक कर लेना, और तभी आपको समझ में आएगा उसके आगे का हिस्सा। आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला था, फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एज सिटीजन्स हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है ये हमको पता होना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। तो हमारी बेसिक ड्यूटीज़ क्या है एज सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सिर्फ बोल नहीं सकते कि गवर्नमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को ही ध्यान देना है। नहीं, हम भी तो सिटीजन हैं इस कंट्री के, हम भी तो इलेक्ट करके गवर्नमेंट को लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज सिटीजन, हमारे कंट्री का नाम रोशन करें, हमारी कंट्री के लिए छोटा सा ही सही कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हम कर ही सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं होता है बच्चों पैसों से ही हो, कंट्रीब्यूशन आपके कोई अच्छे काम करने से भी होता है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है आपका हमारे इंडिया के लिए। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे एज सिटीजन ऑफ इंडिया का। ओके, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जब हम बात करें तो आर डिफाइंड एज मॉरल ऑब्लिगेशंस। मॉरल ऑब्लिगेशंस यानी कि ये मॉरल्स और वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमको खुद समझ में आना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये काम को करूँ। ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति, और उसी के साथ साथ जो एकता है हमारी कंट्री की वो हमको बरकरार रखनी है। नो मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जो सारे हमने रिलीजन्स पढ़े हैं, 10 से 12 टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हमने पढ़ लिए हैं, तो कोई भी रिलीजन को, कोई भी कास्ट को आप बिलोंग करते हो सकता है जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट के आप नेटिव नहीं हो, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज सिटीजन, आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे कंट्री को जोड़ कर रखो, वो यूनिटी को, वो एकता को हमेशा बनाए रखो। इन 1976 की अगर हम बात करें तो एक कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, तो इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको ऐड कर दिया टू दी कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट इसलिए कर रखी है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, 1976 में हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो है हमको याद रखनी है। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन हमको बता दिए कि एज सिटीजन आपकी क्या ड्यूटी है, आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। Fundamental duties were added to a constitution so as to bring it in line with the provisions of United Declaration of Human Rights UDHR, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो ड्यूटीज़ है ये किसके तहत ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, ये जो UDHR, ये जो ह्यूमन राइट्स है, इससे रिलेटेड हम कुछ काम कर सके। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ चाइना एंड जापान, इसी के साथ साथ चाइना और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखते हुए ये ड्यूटीज़ जो है वो बनाई गई है। अब हम अगर बात करें 2002 की, बाय द 86th अमेंडमेंट, देखो बच्चों कितने सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। जो हमारा चेंज है वो है 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पर है 86th अमेंडमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वे इंक्रीज टू 11, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितनी ड्यूटीज़ थी हमारे पास, 10 थी। 86 अमेंडमेंट ने हमको और एक ड्यूटी को ऐड करके क्या कर दिया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमको सौंप दिया। अभी जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया, जो कि बताता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। आर्टिकल डैश डिफाइंस द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 51 डिफाइंस डैश फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन होगा, आपको कुछ नंबर दिया होगा, तो कितना है, लिस्ट डाउन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वन बाय वन हमारी अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको देखना स्टार्ट करेंगे।
ओके, टोटल 11 जो है वो यहाँ पर फिट बैठ रही है। परफेक्ट। ओके, नाउ पहली ड्यूटी हमको क्या बोलती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बोला गया है उसको हमको क्या करना है? जैसे हम बोलते हैं टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इसी तरीके से टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमको अपनी कंट्री में चलना है। और उसी के साथ साथ रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। उसी के साथ साथ जितने आइडियल्स है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने लोग हैं, जितने हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इन सब की हमको रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ये दो चीज़ हर इंडियन सिटीज़न के दिल में रहती है बच्चों। ये दो चीज़ की हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। नेशनल एंथम जन गण मन जब बजता है, हम उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? बेसिकली खड़े होकर। यस, और जो खड़े नहीं हो सकते हैं फिजिकली, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बैठे बैठे भी अपने दिल पर इस तरीके से हाथ रख दे तो समवेयर क्या होता है? वो भी एक रिस्पेक्ट जो है अपने एंथम को दे रहा है। यस, तो ये होता है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। बच्चों बहुत रिस्पेक्ट है हम इंडियंस की अपने दिल में, और ये एज सिटीज़न हमारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चले। नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल टू फ्रीडम। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स। फॉलो यानी कि अपने आइडल्स जो है, ऐसे लोगों को आइडल मानो और ऐसे लोगों को आइडल बना, और उनके लिए हमेशा चेरिश रहो, यानी अप्रिशिएट करो उनके हार्ड वर्क को। क्योंकि आज़ादी जो हमको मिली है उसके लिए कई खून बहाए गए हैं। फ्रीडम जो रहा मिला है हमको, नेशनल स्ट्रगल जो हुआ है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तब जाके ये देश में आज़ादी आई है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी हमको मिली है, इसके लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन और कल्चर को आप बिलोंग करते हो या ये फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो हमको आज़ादी दी है बेसिकली अपनी जान गंवा कर, अपने खून को बहाकर, उसका कर्जा हम नहीं चुका सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी पर उनको याद करके उनके लिए प्रे कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके की रिस्पेक्ट है जो आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को दे रहे हो। नेक्स्ट आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी का मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, कब मिला है? 15 अगस्त 1947 को। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंडिपेंडेंस को, उस फ्रीडम को क्या करके रखना? उस फ्रीडम को बचाए रखना। कई लोग ऐसे भी होते हैं आपस में जो अपने ही कंट्री के अंदर कुछ बुरा काम कर रहे होते हैं, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ऐसे सिटीजन्स में से। हालांकि ऐसे सिटीज़न बनो जो ऐसे लोगों को गलत करने से रोके और अपने कंट्री की इंटीग्रिटी को, जो उसकी जब इज़्ज़त के ऊपर बात आती है, जो डिसिप्लिन होता है, उसी के साथ साथ जो ईमानदारी से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, उस चीज़ को हमेशा प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डिफेंड द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द कंट्री, बेसिकली अपनी कंट्री को, अपने नेशन को हर बुरी चीज़ों से बचाने की कोशिश करो। जितना आपके बस में है आप उतना कर सकते हो। आप उतना भी अगर करते हो तो वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होगी दूसरे लोगों के लिए। जब भी नेशनल सर्विसेज में अगर आप हो, नेशन की सर्विस में हो, जब भी आपको बुलाया जाए तो आपको हाजिर होना है अपने नेशन की सर्विस के लिए। जैसे आप देखते हो जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे पब्लिकली ऑफिसर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, 24 आवर्स में से कम 20 आवर्स की, 22 आवर्स की ड्यूटी करते हैं। जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो तो बेचारे अपनी छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कॉल आता है बॉर्डर पे आपकी ज़रूरत है तो उनको फिर से वहाँ पर जाना पड़ता है। तो बच्चों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि अगर वो अपने टाइम का, वो अपने लाइफ का स्ट्रगल करते हुए सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को हमारी कंट्री के लिए, तो हम क्या एज अ सिटीज़न नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो जब भी देश के लिए बुलाया जाए हमको प्रिपेयर रहना है, प्रेजेंट रहना है।
टू प्रमोट हारमनी, बेसिकली पीस, आपस में हमको भाईचारा जो है वो बनाए रखना है अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे आप कोई भी रीजन से हो, चाहे कितनी भी सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हो, कौन से भी कास्ट सब कास्ट के अंदर आते हो, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है। डेरोगेटरी रिमार्क, कोई लालछन किसी औरत के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम ये सारे काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंडिया के सिटीज़न कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री हमको रिस्पेक्ट, हमको कल्चर, हमको मॉरल्स, हमको वैल्यूज़ सिखाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लालछन लगाते हो, डेरोगेटरी रिमार्क्स लगाते हो, तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो हमको आपस में ये भाईचारा हर एक रिलीजन के बीच में बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो ये जो हमारा कल्चर है उसको हमको वैल्यू देते हुए प्रिजर्व करना है, इस कल्चर को बचाए रखना है। हम ये नहीं बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना कोई बुरी बात है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को क्यों खोना किसी और कल्चर के लिए। यस, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखो, बचा कर रखो, अपनी जनरेशन्स को हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। अब इसके साथ साथ ये जो नेशनल एनवायरनमेंट है, हम बोलेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अरे बच्चों, गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे ये बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए? आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप बोलोगे मैं क्या कर सकता हूँ अकेले, तो हमने सुना है बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। यस, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे नेशन के एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, जिसके साथ साथ चाहे फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, एनिमल्स हो, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। और इन सब के लिए हमारे दिल में इंसानियत का होना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमारे दिल में इंसानियत का होना ज़रूरी है। तो जितने नेशनल एनवायरनमेंट है, हमारे फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको पल्यूट होने से बचाएं। अपने मतलब के लिए हम झाड़ों को काट देते हैं ताकि हम अपने घर को और बड़ा करके रह सके, राइट। तो कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी सेल्फिशली अपने बारे में सोचते हैं और इन सारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली आपको अपने कंट्री के साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर ध्यान देना है, ह्यूमैनिज्म इंसानियत के ऊपर ध्यान देना है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो बेसिकली कंट्री के उद्धार के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप जितना अच्छा काम कर सकते हो, जितना अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, वो आपको देना है। जितना साइंस से रिलेटेड अगर ऐसी कोई हेल्प है जो कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको और उस फील्ड में जाकर रिसर्च करके एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे हम अपने कंट्री को टेक्नोलॉजिकली भी और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जब भी बच्चों वायलेंस होता है, किसी तरीके के दंगे फसाद होते हैं, सबसे पहला काम जो पब्लिक करती है उसके अंदर वो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का काम करती है। कार्स जला देना, बसेस जला देना, ये सारे काम करके आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हो। उस वक्त जोश में आके हम होश तो खो बैठते हैं, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम कितना बड़ा नुकसान देश का कर रहे हैं। बाद में वही नुकसान हम ही को भरना होता है जब हमको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हर चीज़ के ऊपर पे करना पड़ता है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि जब वायलेंस होता है, ऐसे दंगे फसाद होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमको उसका पे करना ही होगा, राइट। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ वेरी रॉन्गफुल एक्ट विच नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट। नेक्स्ट जो आता है टू स्ट्राइव टॉवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। स्ट्राइव टॉवर्ड एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की तरफ बढ़ो, यानी उद्धार की तरफ बढ़ो। जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है और कलेक्टिव एक्टिविटी, ऐसे ग्रुप का पार्ट बनो, ऐसे एसोसिएशंस के हिस्से बन जाओ आप, जहाँ पर जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके काम की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, ग्रो होते जा रही है। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस, नेशन जो है उसका भी उद्धार हो रहा है, हायर लेवल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट अपने देश के लिए भी लाना हमको ज़रूरी है।
नेक्स्ट है 11th और हमारी लास्ट ड्यूटी है जो हमको बोलती है द पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। द पेरेंट और गार्डियन जो होते हैं हमारे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी टू द वार्ड बिटवीन द 6 and 14 ईयर्स। तो बच्चों को जो तालीम देना, जो इल्म देना, जो नॉलेज देना, ये कैसे ज़रूरी है, ये जब हम उनको एजुकेशन देंगे तभी पॉसिबल होगा। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को बाहर भेजो स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि हमने हमेशा एक टैगलाइन सुनी ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जब आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे बाहर, जब उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, कल वो नेशन को सर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है वो भी आगे ग्रो करेगी और डेवलप होगी। तो ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चों, जो एज सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ पता होना ज़रूरी है, हमको इसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस की कि क्यों ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। पहला चीज़ तो सबसे पहला काम जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने देखी है, जो हमारी कंट्री की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करवाती है हमसे। ओके, द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन ले आती है हमारे अंदर इन द माइंड्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिटीजन, तो हमको फॉलो करना ही होगा। ड्यू टू वेराइट डाइवर्सिटीज़, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है रिलीजन की, कल्चर की, इट इज़ बाउंड टू जनरेट सम डिग्री ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ तो होगी ही, तो वैसे ही क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जहाँ अलग अलग, जहाँ डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन कल्चर के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज देयरफॉर आर इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग डिसिप्लिन अमंग द सिटीजन्स एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एज फार एज पॉसिबल। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है जो हमको हमारी जिम्मेदारी बताती है, भारत के नागरिक होने के तहत हमारी कुछ जिम्मेदारी है। तो आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कुछ हद तक क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक हमने पढ़ा था ड्यूटी, जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो है वो हमको इनकलकेट करना है। एक यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, उसको हमको प्रोटेक्ट करनी है, अपहोल्ड करनी है, बचा कर रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको पता होती है, ये सारी चीज़ें जब हमको समझ में आती है, कहीं ना कहीं हम ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्व्स एज अ गाइडलाइन। तो हमारे लिए गाइडलाइन का काम करती है। क्या करती है फंडामेंटल ड्यूटी, हमको बताती है कि तुम्हारी काम क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तुम एक नागरिक हो इस देश के, तो तुमको क्या क्या करना आना चाहिए और क्या तुम कर सकते हो और क्यों करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक सिटीज़न हो इस कंट्री के। The fundamental duties under the Constitution provide guidelines for good conduct of activities. Conduct यानी कि behavior of activities on the part of the citizens, यानी कि बहुत ज़रूरी है जो भी आप एक्ट करते हो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। जब आप एज अ सिटीज़न यहाँ पर रह रहे हो तो आपके लिए कुछ काम है, कुछ अधिकार है आपके, और उसी के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कि ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ लिस्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर वर्डेड इन जनरल टर्म्स। अब बहुत सारी ड्यूटीज़ ऐसी है जो जनरल टर्म्स में आपको क्लियरली क्या करके किया गया है, जो कि आपको बताया गया है जनरल टर्म्स में। It appears that most of them are mere guidelines to enlighten the Indian citizen. It would be difficult to enforce certain duties on the citizens. अब ये जो ड्यूटीज़ है किसी के ऊपर एनफोर्स यानी फोर्सफुली नहीं डाला जा सकता कि नहीं आपको ये चीज़ करनी ही है, लेकिन आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो आप अपनी ड्यूटी को निभाओ। For instance, the duty to strive for excellence or the duty to develop scientific temper cannot be enforced upon the citizens. Therefore, the list of fundamental duties provide mere guidelines for the good conduct of Indian citizen. अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बोलता है साइंटिफिक टेम्पर के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसी के साथ साथ एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए सिर्फ एक गाइडलाइन के हिसाब से आपको दिया गया है कि अगर आपको जानना है कि एज सिटीजन आपकी ड्यूटी क्या है, अगर आप वाकई में अपने ड्यूटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हो, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको इनको क्या करना है, फॉलो करना है, जो एक गाइडलाइन का काम करता है हमारे लिए, यानी हमको एक सही दिशा बताने की कोशिश करता है, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा एक्ट्स एज अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमको क्या बताती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है किस चीज़ को, हमारे राइट्स को, हमारे अधिकार को और हमारी जिम्मेदारियों को। It makes people realize that if they enjoy certain rights under the constitution, they must also perform certain duties in the society। ये चीज़ जो है वो हमको बताती है कि एज सिटीजन सिर्फ अधिकार मत मांगो, है ना। जैसे हम अपने घर में रह रहे होते हैं तो मम्मी हमको बोलती है ना, क्या हर चीज़ में तुम सिर्फ मांगना जानते हो कि ये करना है वो करना है, मम्मा ये दे दो वो दे दो, ये चाहिए, घर के कुछ काम भी कर लिया करो। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है ना। सिर्फ अधिकार को मत मांगो, जिम्मेदारियाँ भी लो, है ना। तो यही चीज़ हम अपने कंट्री में रह रहे हैं इतने टाइम से, तो वो चीज़ तो हमारे मदरलैंड के लिए भी तो ज़रूरी है, हमारे नेशन के लिए भी तो ज़रूरी है। तो सिर्फ अधिकार मत मांगा करो, हम एज सिटीज़न ये डिमांड करेंगे वो डिमांड करेंगे। ये बताओ कि आप जिम्मेदारी कितनी निभाते हो एज सिटीज़न, आप क्या करते हो अपने देश के लिए, ये भी ज़रूरी है। इसीलिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एक बैलेंस बनाए रखता है किसके बीच में, हमारे अधिकार के बीच में और हमारी जिम्मेदारियों के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलप्स नेशनल स्पिरिट, यानी नेशन के लिए जो है एक स्पिरिट हमारे अंदर क्या करता है, पैदा करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में डेवलप नेशनल स्पिरिट अमंग द सिटीजन्स। For instance, the duty to uphold and protect the sovereignty and integrity of India and the duty to defend the country and render national service when called upon to do may develop national spirit, especially among the younger generations. However, these duties must be given good publicity through effective campaigns। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है। एक जो हमारी ड्यूटी हमको बोलती है प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और एक जब भी नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाए हमको क्या करना है, हमेशा हाजिर रहना है। तो ये जो चीज़ है बेटा, नेशनल स्पिरिट का मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, जब भी हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जब हम जन गण मन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं, एक अलग ही स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा हाउस द जोश हाई सर, जिसका फेमस डायलॉग है एक मूवी का, अगर आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं जब हमने वो मूवी देखा था तो हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा जो है वो हमेशा जागती है। यस, तो इसी को बोला जाता है नेशनल स्पिरिट। तो ये नेशनल स्पिरिट ऐसे ही एक मूवी बनाकर आपके अंदर नहीं जगाया जा सकता है, कई सालों तक के लिए कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाने होंगे जिसके बेसिस पर जो हमारी यंगर जनरेशन है वो क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी। तो वो होता है नेशनल स्पिरिट जो है वो आपके अंदर क्या करती है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज डेवलप करती है। नेक्स्ट आता है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली है, कई खून बहे हैं तो जाकर हमको ये फ्रीडम जो है वो मिला है। तो ये जो फ्रीडम मिला है, जितने लोगों ने खून बहा है वो कौन है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। फॉर इंस्टेंस द ड्यूटी टू चेरिश एंड टू फॉलो द नोबल आइडियल्स, ये हमको बोलता है अपने फ्रीडम फाइटर्स की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेक्स वन पर्सन टू रियलाइज द सैक्रिफाइसेस मेड बाय फ्रीडम फाइटर्स। कितनी जान गंवाई है हमने तब जाकर आज़ादी आई है। तो ये लोगों ने जो अपनी जान की सैक्रिफाइस कर दी, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया ना, उनके पीछे उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा हमारे फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, या हमारे बच्चों का क्या होगा, बीवियों का क्या होगा, या हमारे हस्बैंड्स का क्या होगा। ये सारी चीज़ों को नहीं सोचते हुए क्या किया है इन्होंने, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए बेसिकली अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसे नेशनल आइडियल्स और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का हमको क्या करना है, हमेशा रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इम्पॉर्टेंस वो है पीस एंड सोशल ऑर्डर के ऊपर। तो बेसिकली एज सिटीज़न ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी में पीस एंड सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करके रखें। फॉर इंस्टेंस टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया मेक्स पीपल टू वर्क फॉर पीस एंड सोशल ऑर्डर। ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों, ये हमको क्या बोलती है, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमको बोलती है आपस में, चाहे आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, कल्चर को बिलोंग करते हो, एक भाईचारा जो है वो आपको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है, हमारे जो भी अलग अलग कल्चर और रिलीजन के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं उनके साथ ये भाईचारा क्यों बना कर रखो, ताकि कंट्री में कम्युनल हार्मनी और पीस यानी कि शांति जो है आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में वो क्या करे, बनी रहे। जैसे हम पहले बोला करते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो यही चीज़ें हमको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करनी है, ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में, हर एक रिलीजन हर एक कल्चर के बीच में ये भाईचारा मेंटेन होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब ये चीज़ मेंटेन होगी तभी जाकर
बनाकर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में पीस और हार्मनी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंस था हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कि क्यों हमारी लाइफ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। अब जहाँ पर कुछ लोग जो है वो इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ अगेंस्ट भी हो जाएंगे। तो क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसका इतना इंपॉर्टेंस है कई बार क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये कंट्री का एक परमानेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक गाइडलाइन है हमारे लिए, है ना। हमारे अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करती है, हमारे लिए एज गाइडलाइंस एक्ट करती है। तो गाइडलाइंस तो हमको सिर्फ डायरेक्शन देती है ना, कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न की वजह से क्या है, कई सारे क्रिटिसिज्म है हमारी थियोरी के। सबसे पहला आता है हमारा क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ एक गाइडलाइंस है। किस लिए बनी गई है? ताकि सिटीजन्स को पता रहे कि अच्छा बिहेवियर किस तरीके से होता है, हमको कैसे रहना है। सर्टन गाइडलाइंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन द सिटीजन्स, कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं जो सिटीजन्स पे फोर्स नहीं किया जा सकता है। सच एज द ड्यूटी टू एक्सेल, यानी पढ़ाई में बहुत अच्छे ही बनो आप, जो भी प्रोफेशन में हो उसके अंदर एक्सीलेंट रहो। हम किसी को फोर्स करके बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हम किसी के ऊपर फोर्सफुली साइंटिफिक टेम्पर नहीं रख सकते हैं। सच गाइडलाइंस में नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स टू फॉलो, अब ये गाइडलाइंस ऐसे जो हर सिटीजन्स जो है वो फॉलो नहीं करने वाले हैं। टू एक्सेल एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वन नीड्स टू हैव गुड डील ऑफ इमेजिनेशन एंड डेडिकेशन। जैसे अगर आपको कोई बोले कि नहीं आपको तो रैंक जो है वो फर्स्ट ही लाना है स्कूल के अंदर, ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने कभी आपको आकर बोला है कि नहीं फर्स्ट रैंक ही लेकर आओ, नहीं 90% के ऊपर ही लेकर आओ तो ही हम आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में एडमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सारी चीज़ें फोर्स नहीं की जा सकती ना। उसी तरीके से हमारी ड्यूटीज़ भी जो है वो हमारे ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कैंपेन्स रख सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। वन कैन नॉट पनिश अ सिटीजन फॉर नॉट एक्सेलिंग और फॉर नॉट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। इसी के साथ साथ आपको गवर्नमेंट पनिशमेंट नहीं देगी अगर आपने 90% नहीं लेकर आए अपने 12th में या अपने TY में, तो राइट, कोई भी गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट नहीं देगी अपनी स्टडीज़ में एक्सेल नहीं करने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग टेम्पर है, वो हिसाब से काम करता है। तो आपको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हमको बोलता है reflects totalitarian government. तो बेसिकली the fundamental duties are enforced under the totalitarian or authoritarian government such as in Russia, China, etc. However, this criticism is not justified as government of India does not strictly enforce most of the duties on the citizens. अब अगर यहाँ पर बात करें हम हमारे दो कंट्री का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कंट्री के लोगों को फोर्स करती है हर चीज़ के लिए कि आपको रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है, आपको ड्यूटी फॉलो करनी है तो करनी है, नहीं करोगे उसके ऊपर पेनलाइज किया जाएगा आपको। तो कौन सी वो ऐसी कंट्री है? रशिया जो है वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनके, और चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनके। जब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो वो लोग ज़बरदस्ती भी एनफोर्स करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री, हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है, किसी चीज़ के लिए हमको फोर्स नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसके लिए सज़ा तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारी कंट्री जो है वो बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दूसरी कंट्री ख़राब है, ऑफकोर्स नॉट, लेकिन हमारी कंट्री जो है वो बेस्ट है, मैं आपको ये बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा डुप्लीकेशन ऑफ सम लॉज। कुछ लॉ ऐसे हैं जिसका डुप्लीकेशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द बिहेवियर ऑफ द सिटीजन्स इज ऑलरेडी गवर्न्ड बाय सिविल एंड क्रिमिनल लॉ of the country and therefore the fundamental duty seems redundant. For instance, there are certain acts in force such as Prevention of Cruelty to Animals Act, Wildlife Protection Act, Prevention of Insulting Women and Girls Act. तो कुछ लॉज जो है हमारे और कुछ एक्ट्स जो है हमारे वो ऐसे बने हुए हैं जो कि बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आता है और उसी के अंदर कहीं ना कहीं हम एनिमल्स का एक राइट्स बनाकर एक्ट बनाकर रख दे और उसी के सेक्शन को हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है बच्चों, हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ एक्ट्स के क्या है, डुप्लीकेशन है, कुछ लॉज के डुप्लीकेशन है। तो यहीं पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी बताया गया है कि मियर डुप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड एक्ट्स को जो है वो बनाया गया है, इसीलिए इस थियोरी को क्रिटिसाइज, इस ड्यूटीज़ को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अगेन मैं जानती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है बच्चों वो क्योंकि हमारी कंट्री की बात आ रही है। तो जब भी हमारी कंट्री की बात आएगी और जब भी हमारे नेशन की बात आएगी, हर एक टॉपिक जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, और नहीं भी होगा तो मैं उसे इंटरेस्टिंगली आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आपका सपोर्ट जो है वो हमें चाहिए। स्टे ट्यून टू अवर लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हम हमारे संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमसे क्या कहता है। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।